आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग कर रहे होंगे। और अब अपन स्टार्ट करते हैं आरटी एक्ट का सेकंड जो पार्ट है उसमें। और पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई ये आरटीई एक्ट की इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके अंतर्गत अपन सब क्या करेंगे वो देखते हैं, जिसमें सामान्यतः आरटी एक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी, किन किन संशोधनों से गुजरना पड़ा वो। अब आरटी एक्ट 2009 आरटीई एक्ट 2009 का सेकंड पार्ट जो है, अब उसको देखिए आप। इसके अंतर्गत मैं आरटीई की संरचना का उल्लेख करूंगा और संरचना के साथ साथ आरटीई के उसके बाद में इस पार्ट में नेक्स्ट सेगमेंट में तीसरे पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आरटीई एक्ट की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप में पहला पार्ट है अध्याय, दूसरा पार्ट है धाराएं और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका अनुसूची। अध्याय की अगर बात करें तो अध्याय की संख्या कुल 7 है। धाराओं की बात करें तो कुल धाराओं की संख्या 38 है और इसके अंतर्गत एक अनुसूची को शामिल किया गया है। मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ अध्याय के रूप में, और इसके साथ साथ एक सवाल भी बनता है कि आरटीई की स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तु को, किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लें कि 1, 2 और 3 अध्याय 7, अध्याय धाराएं 38 और अनुसूची कौन सी 1, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आरटीई एक्ट की संरचना में क्या शामिल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आरटीई एक्ट की अध्याय, और अध्याय में पहला पार्ट है अध्याय 7। अध्याय प्रथम आरटीई एक्ट 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख करता है। सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी पार्ट आरटीई एक्ट का अध्याय प्रथम में रखा गया है, और इसके अंतर्गत अगर मैं धाराओं का वर्णन करूं तो धारा 1 व धारा 2 कुल मिलाकर 2 धाराओं का वर्णन आरटीई एक्ट की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद में अध्याय द्वितीय की बात करें, सेकंड की, इसमें आरटीई एक्ट 2009 का विस्तृत उल्लेख दिया गया है। इसमें धारा 3, धारा 4, धारा 5 टोटल 3 धाराएं शामिल की गई हैं। धारा
3, 4, 5, तो कुल दोस्तों देखिए कुल कितनी धाराएं हैं अध्याय द्वितीय में? 3। उसके बाद आता है अध्याय तृतीय। अध्याय तृतीय के अंतर्गत समुचित सरकार के प्राधिकारी वर्ग व भारतीय माता पिता के अधिकार व दायित्वों का उल्लेख है। दायित्वों का उल्लेख है। तो कुल इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल 6 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। धारा 6 से लेकर धारा 11 तक कुल 6 धाराएं अध्याय तृतीय में शामिल है। समुचित सरकार के प्राधिकारी वर्ग व भारतीय माता पिता के अधिकार व दायित्वों का उल्लेख, ये आपके अध्याय तृतीय में शामिल है। उसके बाद अगर बात करें अध्याय 4 की, अध्याय चतुर्थ में विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, और योग्यताएं या अर्हताएं व शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। और ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, टोटल 17 धाराएं अध्याय 4 में शामिल हैं। तो एक विशेष बिंदु आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जब आप इसको पढ़ रहे हो कि सबसे बड़ा जो अध्याय वो अध्याय 4 होगा। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा होगा? 4 होगा। सबसे ज़्यादा धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद आता है अध्याय 5। अध्याय अगर 5 की बात करें हम, अध्याय 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत आपकी धारा 29 और धारा 30, कुल 2 धाराएं शामिल हैं। अब बात करते हैं अध्याय 6 की। इसमें बालक के अधिकारों को सुरक्षा देने हेतु बाल अधिकार
संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख है और इसमें 31, 32, 33 और 34 टोटल 4 धाराओं का उल्लेख है। और अगर आप बात अध्याय 7 की करें तो अध्याय 7 के अंतर्गत प्रकीर्ण दिया गया है। यह सरकार से संबंधित अध्याय है, सरकार से संबंधित अध्याय है, जिसमें विशेष ध्यान दें यहाँ पे इस धारा के अंतर्गत सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम के अंतर्गत बदलाव भी कर सकती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तो संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान किसके पास सुरक्षित है? वो है आपके अध्याय 7 के अनुसार वर्णित धाराओं, और 7 के अनुसार वर्णित धाराएं हैं 35, 36, 37 और 38। तो टोटल 4 धाराएं आपकी अध्याय 7 में है। अब आप दोबारा देखिए एक बार, इसको याद करने का तरीका है एक बहुत अच्छे से। आप अगर इसको रटने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप हो सकता है कभी भी भूल जाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का से इसको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको जिससे कि आप इसको हमेशा के लिए याद रख लोगे, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। बहुत इजी वे में याद होता है ये। कोई भी हम बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते समय उस बुक का सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो आरटी एक्ट को एक आप क्या मानो, दस्तावेज मानो, और इस दस्तावेज को आप क्या करो कि सबसे पहले अध्याय में किसी बुक का, किसी दस्तावेज का क्या लिखा जाता है, ये लो साहब प्रस्तावना लिखा जाता था। अब इस चीज़ को याद कर लो कि सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद आरटी एक्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, विस्तृत उल्लेख। अब उस बुक को पढ़ना शुरू कर दो। तो अब अध्याय 2 के अंदर क्या हो गया, विस्तृत उल्लेख हो गया। अध्याय अगर 3 की बात करें, मैंने धाराएं यहाँ लिख रखी हैं। अध्याय 1 के अंदर 1 व 2 टोटल कुल धाराएं 2 हैं। आरटी एक्ट में अध्याय द्वितीय के अंदर 3, 4 और 5 3 धाराएं हैं, और अध्याय तृतीय के अंतर्गत समुचित सरकार के प्राधिकार। अब बात करते हैं किसी भी किताब को बनाने के लिए या किसी बुक को लिखने के लिए या किसी भी अधिनियम को बनाने के लिए कौन काम करेगा, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो सरकार द्वारा नियुक्त जो प्राधिकारी वर्ग है उसको ऐसा तो है नहीं कि जाओ कह दिया कि भैया बना के दो, उनको बाकायदा कुछ अधिकार दिए जाएंगे। अब अधिकार दे दिए गए, सरकार ने अधिकारियों को कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आप क्या करें, एक अधिनियम बनाना है वो बना के दो। तो अधिकारियों ने क्या कहा, अब ध्यान से सुने, इस प्राधिकारी वर्ग ने ये कहा कि साहब ये अधिनियम बालक के संबंध में बनाना है। किसके संबंध में, बालक के संबंध में बनाना है। तो क्यों ना मुझे बालक दे दिया जाए, बालक से मैं पूछ लूंगा कि बालक क्या चाहता है, उसके अनुसार मैं इसको क्या कर दूंगा, बालक के अनुसार उस अधिनियम को बनाकर प्रस्तुत कर दूंगा। बालक ने ये कहा कि अगर मुझे इतना ज्ञान होता कि मुझे क्या चाहिए तो फिर मैं आराम से शिक्षा प्राप्ति कर लेता, मेरे लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। तो बालक ने साहब क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अधिकारी वर्ग, एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, अधिकारी वर्ग कहता है कि चलो ठीक है साहब, मुझे बच्चे के माता पिता को दे दीजिए और मैं बच्चे के माता पिता से पूछ लूंगा कि भाई उसको क्या चाहिए, और बच्चे के माता पिता ये बता देंगे कि उसको क्या चाहिए। तो जिससे बच्चे के बारे में उसके माता पिता से पूछकर उसके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करना है, उसको क्या चाहिए, उसका शिक्षा का पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसको किस चीज़ की जरूरत है, उसका मानसिक पृष्ठ पोषण कैसे करना, उसका शारीरिक पृष्ठ पोषण कैसे करना है, और इसके साथ साथ उसका सामाजिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास की अवधारणाओं को कैसे प्रतिपुष्ट किया जा सके, इस संबंध में भारतीय माता पिता से उस बच्चे के बारे में पूछा जाए। तो अब आपने ये समझना है कि इसको बनाने का जो कैटेगरी किसने दी, तो ये कौन है, ये सरकार के हैं। तो तीसरे पार्ट के अंदर आ गए सरकार के अधिकारी वर्ग। उसके बाद जो धारा 4, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इस अध्याय को लागू कहाँ किया जाए, इस अधिनियम को लागू कहाँ किया जाए।
तो इस अधिनियम को लागू करने का सबसे बढ़िया स्थान क्या है? विद्यालय। भाई विद्यालय में तो लागू करोगे, और अब भाई अब लॉकडाउन के अंदर तो हो सकता है कि बच्चों का विद्यालय आपका उसका घर हो, वही लागू हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो अपने को अभी मान के यही चलना है कि विद्यालय। अब विद्यालय के कुछ मानक होनी चाहिए, तो पहली चीज नोट करो कि इसमें क्या दे रखा है? विद्यालय के मानक। तो मैं इसको एक विषय वस्तु मान रहा हूं। उसके बाद नंबर 2 है कि शिक्षक के क्या दिए गए? अधिकार। क्या दिए गए हैं? अधिकार। अब अधिकारों को समझे आप सबके पास में अभी अधिकार नहीं है, ठीक है, ये एक भाई थोड़ा सा अलग विषय है कि आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार से ही रोजगार होता है, नौकरी भी लगेगी, टीचर्स भी बनोगे। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको कुछ योग्यताएं हासिल करनी पड़ेंगी। तो आप अधिकार लेने के पास गए सरकार के पास में, तो आप गए सरकार के पास में कहा कि हमें पढ़ाने का अधिकार दो, तो आपने मांगा कौन सा? अधिकार। तो सरकार क्या कहती है कि भाई आप अपनी योग्यताएं पूरी करते हो क्या? योग्यताएं पूरी करते हो क्या? तो आपने कहा कि साहब योग्यताओं की बात मत कीजिए, हमने पूरी बोरी कट्टा भर रखा है योग्यताओं का, जैसी डिग्री चाहिए वो दे देंगे, हम BSTC हैं, हम बीएडधारी हैं, हम नेट क्वालिफाइड हैं, हम PhD भी हैं, MPhil भी हैं, और साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हम रीट की परीक्षा दे रहे हैं। तो हमें योग्यताओं के लिए तो सबसे खास बात किसका ध्यान रखना था? हमारे पास योग्यताएं हैं। तो सरकार ने कहा योग्यताएं दिखाओ। योग्यताएं दिखा दी तो सरकार ने कहा ये लो भर्ती परीक्षा, इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत क्या करो? आप शामिल हो और एग्ज़ाम को पास करो, और एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी है, और साइकोलॉजी में ये भी पढ़ना है। तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको योग्यताएं चाहिए, साथ साथ आपने एग्ज़ाम भर्ती दी, एग्ज़ाम पास किया आपने, अब आपको क्या मिला? अधिकार। तो ये होगी दूसरी विषय वस्तु। कौन सा? अधिकार। अब तीसरी आ गई योग्यताएं, शिक्षक की योग्यताएं। अहर्ताओं का मतलब और योग्यताएं और अहर्ताओं का मतलब क्या है? आप अगर ग्रेड 3 लेवल 1 के टीचर बनने जा रहे हो तो आपको सिर्फ 12th क्लास और BSTC की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो भी सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं वो। और अगर आप लेवल 2 के शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको BA प्लस BEd या BSc प्लस BEd, ये न्यूनतम योग्यताएं हैं जो कि कम से कम जरूरी है। उन योग्यताओं को तो बोलेंगे अहर्ताएं। फिर से ध्यान से समझ लें, अहर्ताओं का मतलब है न्यूनतम योग्यताएं। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनको हम अहर्ताएं कहते हैं। और योग्यताएं, जैसे मैं BEd भी हूँ, MSc 3 सब्जेक्ट से MSc हूँ, उसके साथ साथ MPhil भी हूँ, तो ये एक अलग मैटर है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि योग्यताएं आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है वो पद किसके लिए, आप उस पद के लिए आपको जो कम से कम योग्यताओं की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? अहर्ताएं। तो देखिए साहब, एक तो हो गया विद्यालय के मानक, नंबर 2 हो गया शिक्षक के अधिकार, नंबर 3 हो गया शिक्षक की योग्यताएं, और नंबर 4 है उसमें जब आप टीचर बन जाओगे और आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो सरकार आपसे ये गुजारिश करती है, सरकार ये चाहती है कि आप अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वाह करें। ये शिक्षक के दायित्व शामिल किए गए हैं। तो अध्याय 4 में टोटल मेरे हिसाब से 4 विषय वस्तु होगी। 4 देखिए, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी ये रही। कौन से अध्याय की बात कर रहे हैं? अध्याय 4 की बात कर रहे हैं। तो अध्याय 4 में कितनी चीजें हैं, कितनी विषय वस्तु हैं? 4। तो अध्याय 4 में क्या है? 4 विषय वस्तु। तो देखो, विद्यालय में अक्षर हैं 4, तो विद्यालय है अध्याय 4 में 1 2 3 4 हो गई। तो 4 है तो ये 4 विद्यालय हो गया अध्याय 4 में। और इसके साथ साथ कितनी विषय वस्तु शामिल की गई हैं? 4 विषय वस्तु शामिल। तो इसको याद रखने का तरीका है, विद्यालय में अक्षर है 4, विद्यालय है अध्याय 4 में। ठीक है। अब देखो साहब, टीचर आ गए स्कूल के अंतर्गत,
योग्यताएं पूरी कर रहा है, दायित्व निभा रहा है। अब ये टीचर क्या करता है, आ जाता है स्कूल में, तो स्कूल में आकर हेडमास्टर को बोलता है, जो भी उसका प्रशासनिक अधिकारी है, कि साहब मैं क्या करूं। तो प्रशासनिक अधिकारी जवाब देता है, कभी पाठ पढ़ा, क्या करे, पाठ पढ़ा। तो पाठ पढ़ाने की अगर जब बात आती है तो शिक्षक कहता है कहाँ है पाठ, कहाँ है पाठ। तो जवाब मिलता है कि अध्याय 5 में है पाठ। तो आप इसको मैं जैसे याद रखता हूँ उसको ऐसे याद रखें, 5 में है पाठ, मतलब पाठ्यक्रम निर्माण करने का जो समुचित व्यवस्था यहाँ पर रख रखी है वो किस में रख रखी है, अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में है पाठ। पाठ का मतलब हो गया पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार किस में दे रखे हैं और दायित्वों का उल्लेख किस में दे रखा है, अध्याय 5 में। एक विशेष बात आपको याद रखना है कि अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं, देखो मैंने लिख रखी हैं सारी, ये टोटल आप काउंट कर सकते हो, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितनी है, 17 आपकी हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, अध्याय 4। अगर एक बार इसको ढंग से आपने तैयार कर लिया तो आरटीई एक्ट का किसी भी लेवल का, ग्रेड 1 के एग्जाम हो, ग्रेड 3 के एग्जाम हो, किसी भी लेवल के सारे सवाल, मैं आपको सारी धाराएं पढ़ाऊंगा, सारे अध्याय करवा रहा हूँ, पूरी अनुसूची करवाऊंगा, उसके बाद में से संबंधित 100 प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला अपन रखेंगे जिसको अपन सोल्व करेंगे, आपके सामने ही रखेंगे ये। तो ये हो गया अध्याय 4, अध्याय 5। अब साहब पाठ्यक्रम बन गया, विद्यालय आ गया, शिक्षक आ गया। अब सबसे बड़ी जो चीज़ हमें चाहिए वो है बालक। अभी तक बच्चा नहीं आया है, तो एक विशेष ध्यान रखें कि आरटीई एक्ट की जो आयु है वो कितनी है, 6 से 14 वर्ष। कितनी है, 6 से 14 वर्ष। इसका मतलब बच्चा, बालक किस साल में प्रवेश लेगा, 6ठे साल में। किस में लेगा, 6ठे साल में। और 6ठे साल में प्रवेश लेगा, इसका मतलब बच्चे को कौन से अध्याय में रख दिया, 6 में। बच्चे की उम्र कितनी है, 6 वर्ष, तो बच्चे का अध्याय भी कौन सा है, 6। तो याद रखें आप, बच्चे का अध्याय कौन सा, 6। उस 6 में क्या रखा गया है ये ध्यान रखें, उस बालक के अधिकारों को सुरक्षा संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है क्या, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। और इस 2005 वाले इस अधिनियम में बच्चे के अधिकारों को सुरक्षा दी गई है। और इसके अंतर्गत याद रखें कितने धाराएं हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी हो गई, 4 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। इससे पहले अध्याय 5 में कितनी धाराएं थी, 29 और 30 धाराएं थी। एक एक धाराओं पे चले गए, धाराओं की बात अलग होगी। उसके बाद में आता है अध्याय 7, और अध्याय 7 के अंतर्गत प्रकीर्ण दिया गया है जिसमें सरकार के अधिकारों की बात की गई। अब सरकार के अधिकारों की बात करें, समुचित सरकार, समुचित शब्द का अर्थ समझे। समुचित का मतलब है समय के अनुसार उचित निर्णय, समुचित, समय के अनुसार उचित। तो समुचित सरकार के पास में जो भी सरकार काम कर रही है वो सरकार, समुचित सरकार, समुचित सरकार के पास में ये अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान रखती है। समुचित सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान रखती है। हाँ जी दोस्तों, याद रखो अध्याय 7 में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है प्रकरण विशेष से संबंध। प्रकरण के संदर्भ में सरकार को अधिकार है कि अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है या कोई ऐसा निर्णय लेना होता है कि सरकार को परिवर्तन करना पड़े, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो संपूर्ण पूरे अधिनियम के अंदर बदलाव कर सकती है। ये विशेष बात होगी अध्याय कितने, 7 की। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने क्या रख दिए हैं, सारे अध्याय रख दिए हैं। अध्याय प्रथम आरटी एक्ट का प्रस्तावना, द्वितीय के अंतर्गत आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख, तृतीय के अंतर्गत समुचित सरकार के प्राधिकार वर्ग और माता पिता के दायित्वों का उल्लेख है। इसके अंदर 6 धाराएं हैं। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, पहले में 2, 3 के अंदर 3 है, 2 के अंदर 3 है, पहले में 2 है, दूसरे के अंदर 3 है, तीसरे के अंदर 6 धाराएं हैं।
उसके बाद में अगर बात करें अध्याय 4 की, तो विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, योग्यताएं, अर्हताएं और दायित्वों का उल्लेख है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 17 धाराएं हैं। अध्याय 5 के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार हैं, जिसके अंदर के बच्चे के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहिए उनको शामिल किया गया। उसके साथ साथ मम्मी पापा के दायित्वों का उल्लेख शामिल किया गया। अध्याय 6 के अंदर बालक के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 31, 32, 33, 34 कुल मिलाकर 4 धाराएं शामिल की गई। लास्ट में प्रकीर्ण है और इसके अंतर्गत समुचित सरकार से संबंधित धाराओं का उल्लेख है, जिसमें 35, 36, 37 और 38 कुल 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। ये पहला सेगमेंट पूरा हुआ आपका। कौन सा? ये आपका अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल्स का, धाराओं का। धाराएं। धारा प्रथम RTE एक्ट 2009 का विस्तृत उल्लेख है। विस्तृत उल्लेख है। देखिए थोड़ा समय लगेगा आपको, क्योंकि आपने 15-20 मिनट की वीडियो देखकर अपनी आदत को हो सकता है थोड़ा बदल रखा हो, लेकिन मेरे वीडियोज़ के साथ में आपको एक सबसे ख़ास बात ये रखनी पड़ेगी कि आपको एक पैसेंस रखना है। अगर क्वालिटी चाहिए तो पैसेंस रखिए, और पैसेंस अगर आप रख पाए तो मैं आपको एक कमिटमेंट दे सकता हूँ कि आप सफलता के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो धैर्य रखें, और जब आपके पास, सबसे पहले बता देता हूँ मैं, आपके पास जब समय हो तब इस वीडियो को देखना, ये विशेष आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपने 15-20 मिनट में देखने के बाद में थोड़ा सा आप टॉपिक स्टार्ट किया और फिर तुरंत आपने वो क्या कर दिया, आपका कोई कॉल आ गया। ठीक है, आजकल मल्टी लाइनर हो गए हैं लोग, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, और अगर आपका संवेगात्मक स्तर इधर उधर हो गया तो फिर आप टॉपिक को तो भूल जाओगे, पता नहीं कौन से संवेग में निकल जाओगे। तो प्लीज़ ये आपके फ्यूचर का सवाल है, और फ्यूचर का सवाल है तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अगर ये वीडियो देखना है, कम से कम मेरी ऑनलाइन क्लासेस का अगर आपको एक बेनिफिट लेना है ना, मैं नहीं चाहता कि आप 5 मिनट देखकर मुझे हतोत्साहित करें और उस वीडियो के बारे में अलग राय बनाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को बता देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फालतू में आप अपना समय करें, अपने दोस्त का समय खराब करें। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। अब 38 धाराएं हैं, पैसेंस बनाए रखना। 38 के 38 धाराएं पढ़ेंगे अपन। बहुत अच्छे सवाल हैं इस बार ग्रेड फर्स्ट लेक्चरशिप के अंदर, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं धाराओं से, और अब ये जो सवाल आपके मैं सामने रखूंगा तो आपको भी पता लग जाएगी हाँ कौन कौन से सवाल निकलते हैं। तो आरटी एक्ट की धारा प्रथम के अंतर्गत क्या दिया गया है, विस्तृत उल्लेख दिया गया है आरटी एक्ट का। तो आप ध्यान रखें, ये उल्लेख तो है आरटी एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत, और अध्याय पहले में प्रस्तावना था, तो यहां पर अध्याय 2 के अंदर क्या दे रखा है आपका, यहां धारा 1 और अध्याय 1। अगर आप बात करेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना शामिल है अध्याय 1 में, और आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख है वो है अध्याय 1 में। याद रखिएगा इस बात का। धारा 2 की अगर बात करें तो धारा 2 के अंदर आरटी एक्ट की शब्दावलियों का उल्लेख है। शब्दावलियों का उल्लेख है। अब शब्दावली की बात करते हैं। सबसे पहले है समुचित शब्द। समुचित का मतलब है समय के अनुसार उचित निर्णय। समय के अनुसार उचित निर्णय।
समय के अनुसार उचित निर्णय। जो भी सरकार वर्तमान में काम कर रही है वो आरटी एक्ट को लागू करने के संबंध में उचित निर्णय ले और उसको समुचित व्यवस्था के साथ में लागू करे। उसके बाद में है बालक। बालक का मतलब है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ उत्पन्न संतति जो 6 से 14 वर्ष का होगा। उसके बाद में है आपके पास अभावग्रस्त बालक, जिसके पास में शैक्षिक सुविधाओं का क्या है, अभाव है। शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। एक आपके पास आएगा समुचित बालक, अभावग्रस्त बालक। एक शब्द आएगा निशुल्क। शिक्षण के दौरान 6 से 14 वर्ष के बालक को कक्षा 1 से 8 तक के लिए किसी भी परिस्थितियों में उससे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ है अधिसूचना। भारतीय संविधान के अधिनियम 35, केंद्रीय अधिनियम 35 के अनुसार इसकी घोषणा की जाएगी। याद रखें, आरटी एक्ट को केंद्रीय अधिनियम 35 के अनुसार वर्णित किया गया है। इसके बाद आती है आपके अध्याय हो गए, सॉरी, धारा 3। अगर धारा 3 की बात करें तो धारा 3 बालक को यह अधिकार प्रदान करती है, बालक को ये अधिकार प्रदान करती है कि बालक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। यह उसका हक होगा, यह उसका क्या होगा, हक होगा, और उसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। तो बालक के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है उसको याद रखें आप, कौन सी है, धारा 3। अब आती है धारा 4। अगर धारा 4 की बात करें, मान लीजिए किसी भी परिस्थिति के कारण कोई बालक है और वह शिक्षा की मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया, मुख्य धारा से हट गया, ठीक है। तो समुचित सरकार के प्राधिकारी वर्ग, प्राधिकारी वर्ग 1। नंबर 2, स्थानीय अभिभावक, बच्चे के माता पिता या संरक्षक सदस्य या संरक्षक सदस्य। और नंबर 3 है विद्यालय प्रशासन के सदस्य, विद्यालय प्रशासन। ये 3 लोग, ये तीनों व्यक्ति मिलकर समुचित, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, समुचित का मतलब समय के अनुसार उचित, समुचित व एक दूसरे के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए निर्णय लेंगे, डिसीजन करेंगे, और डिसीजन ये करेंगे कि जिस बच्चे ने शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ा है उस बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में
दोबारा पुनः जोड़ा जाए। सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी बच्चे ने स्कूल को छोड़ दिया है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया है, तो अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ये कहता है कि कक्षा 8 तक की तो उसको शिक्षा प्राप्त करनी ही होगी। इसके लिए विद्यालय प्रशासन, उसके माता पिता और सरकार के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम, कलेक्टर साहब या तहसीलदार साहब, जो भी बीडीओ प्रशासन होता है, वे तीनों आपस में समन्वित होंगे, तीनों आपस में मिलेंगे और उस बच्चे को दोबारा से उस स्कूल में या उसको उस कक्षा में दोबारा उसे पुनः उस शिक्षा की मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करेंगे। ये है धारा 4। मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने, उस एग्जाम्पल को देखिए एक बार आप। मान लीजिए कोई बालक, माना कि कोई बालक कक्षा 3 के बाद या 3 से वह शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाता है, शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाता है और वह 3 वर्ष पश्चात, क्या 3 वर्ष पश्चात शिक्षा की मुख्य धारा में पुनः लौटता है, तो विशेष जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि बच्चे को किस आधार पर मुख्य धारा में लौटाया जाए, तो उसके लिए है बच्चे को उसके आयु वर्ग के आधार पर। किसके आधार पर? आयु वर्ग के आधार पर लौटाया जाएगा। जैसे 3 के बाद और 3 साल का अंतराल, तो 3 तो उसने कक्षा 3 तो पढ़ी ली ना, तो कक्षा 3 के बाद में कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 यहां तक तो उसका गया और उसको कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा क्योंकि उसकी आयु 3 साल बढ़ गई है। ये तो होगी पहली कंडीशन 3 के बाद। दूसरी कंडीशन है 3 से उसने कक्षा 3 पूरी नहीं की। क्या नहीं की? उसने कक्षा 3 पूरी नहीं की और वो 3 से हटा तो उसको 3 पढ़नी पड़ेगी सॉरी, कक्षा 3, 4, 5 तो 3 साल हो गए तो उसको कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। 2018 डीएसएसबी हरियाणा एस्टेट में ये दोनों सवाल, दोनों परीक्षाओं में ये सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में पूछा गया है। एक तो विषय याद रखें कि उसको उसके आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा और फिर आपको एग्जाम्पल सेट करके मैंने बता दिया है कि अगर कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाता है या छोड़ देता है तो उस बच्चे को स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक सदस्य आपस में समुचित एवं समन्वित निर्णय लेते हुए उस बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करेंगे और इसके अंतर्गत बच्चे को उसके आयु वर्ग के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया धारा 4। इसके बाद देखिए धारा 5। धारा 5 की अगर बात करें अपन तो धारा 5, ये देखिए धारा 5 को अगर लेते हैं तो धारा 5 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक विद्यालय स्थानांतरण करता है, यदि कोई बालक विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ में उसके संपूर्ण अधिकारों का स्थानांतरण, संपूर्ण अधिकारों का स्थानांतरण स्वतः हो जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए ये छात्र ए है और ये छात्र बी है
इसने कक्षा 4 पढ़ने के बाद में ये कहा बी से कि भी मुझे तुम्हारी स्कूल में आना है, तो बी ने कहा भी ठीक है मेरी स्कूल में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी के दिमाग में एक संशय है कि भाई देखो कि भाई जो ए जा रहा है बी के पास में, तो ए के दिमाग में एक संशय है कि जो अधिकार मुझे मेरे स्कूल में मिल रहे हैं पहले वाले में, तो क्या तेरे वाली स्कूल में भी अधिकार मिलेंगे क्या? तो बी उसको आश्वस्त करता है कि जो अधिकार तुझे तेरे पहले वाली स्कूल में मिलते थे वो सारे अधिकार तुझे तुम्हारी नए वाली स्कूल में भी मिलेंगे। तो याद रखिए सरकारी स्कूल के लिए है न कि प्राइवेट स्कूल के लिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बालक अगर किसी अपने सरकारी से सरकारी स्कूल में स्थानांतरण करता है तो वह अपने समस्त अधिकारों का भी स्थानांतरण अपने आप ही कर लेगा। तो ये होगी धारा आपकी 5। उसके बाद में आती है धारा 6। अगर धारा 6 की बात करें तो धारा 6 के अंतर्गत समुचित सरकार का दायित्व है कि वह स्थान, समय व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे, विद्यालयों की स्थापना करे। ये धारा 6 है। उसके लिए कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय अगर अपन बनाएंगे तो उसके लिए हमें 1 से 5 तक के विद्यालय के लिए 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर की दूरी लेंगे। और अगर हम 6 से लेकर 8 तक का विद्यालय बनाएंगे, अभी बताता हूँ इसको कौन कौन से विद्यालय बोलते हैं, तो हमें 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर की दूरी लेनी पड़ेगी। 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय को बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय। 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय को बोलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय। और इन दोनों को बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब अंग्रेजी में एलिमेंट्री एजुकेशन और हिंदी के अंदर प्रारंभिक। ये प्रारंभिक शिक्षा वाला क्वेश्चन HM एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। HM एग्ज़ाम 2018 में प्रारंभिक शिक्षा का पूछा था कि कक्षा 1 से 5 की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 की शिक्षा, एक कक्षा 6 से 8 की शिक्षा, इनमें से कोई नहीं तो 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। उम्मीद है आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है और उच्च प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं धारा 7 की। धारा अगर 7 की बात करें तो धारा 7 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के वित्तीय अनुपात को दर्शाया गया है। मतलब केंद्र सरकार कितने पैसे देगा और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी। तो वर्तमान में ये 60:40 है। 65:35 कब था, 68:32 कब था, फिर वापस 60 कैसे हुआ, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, वर्तमान की याद रखना है। तो ये है केंद्र सरकार और ये है राज्य सरकार। और ये जो अनुपात प्रतिशत है ये अनिल बोरदाई समिति की अनुशंसा पर है। अनिल बोरदाई समिति की अनुशंसा पर है। विशेष याद रखना आप, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुपात 90:10 है। अप्रैल 2018 से पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में, सिर्फ आरटी एक्ट के अनुसार, मैं ज्योग्राफी को नहीं बदल रहा हूं, पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड और जो हिमालय रीजन के जो उसके बाद में अब जम्मू कश्मीर व जो लद्दाख, इस क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है। विशेष ध्यान दें वित्तीय अनुपात 60:40 है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे समिति अनिल बोरदाई समिति, पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपात कितना है? 90:10 है। अप्रैल 2018 से हिमाचल प्रदेश, यूके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको भी 10:90:10 की श्रेणी में रख दिया गया है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 में समुचित सरकार और उसमें समुचित सरकार कौन सी स्तर की? केंद्र सरकार। केंद्रीय जो सरकार है उसके अधिकारियों के अधिकार व दायित्व, इनको शामिल किया गया है। धारा अगर 9 की बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी वर्ग है, स्थानीय स्तर, और इसको आप राज्य स्तर भी कह सकते हैं, राज्य स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनके अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। इसके साथ साथ धारा 10 के अंतर्गत माता पिता के अधिकार व दायित्वों का उल्लेख है। धारा 11 के अंतर्गत आयु वर्ग, धारा 11 के अंतर्गत 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालक का संपूर्ण पृष्ठ पोषण का दायित्व सरकार का होगा। अर्थात इसके अंदर आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने आपको समुचित सरकार के मतलब केंद्र सरकार के अधिकारियों का अधिकार व दायित्व, स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार का अधिकार दायित्व। 10 के अंदर माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों को उल्लेख किया है। 11 के अंदर 1 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के संपूर्ण पृष्ठ पोषण का अधिकार जो दायित्व दिया गया है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया है, तो इसके अंदर आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है, धारा 12। समस्त निजी शिक्षण संस्थान, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको धारा 12 के अनुसार आदेशित किया जाता है कि वे अपने, विशेष ध्यान देना, इस धारा को समझने में थोड़ी ये टिपिकल रहेगी, वे अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% निर्धन वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है, एक तो ये कि प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 से लेकर 8 तक आरक्षण देंगे। आरक्षण का लाभ 6 से 14 वर्ष तक मिलेगा। आरक्षण 8 वर्ष के लिए मिलेगा। कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर मिलेगा।
कुल छात्र संख्या पर मिलेगा, ना कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर, ना कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। कक्षा 1 से 8 तक आरक्षण मिलेगा, 6 से 14 वर्ष के लिए मिलेगा, 8 वर्ष तक मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर तो मिलेगा, लेकिन विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर नहीं मिलेगा। इसको एक बार समझिए आप। दो 2010 में कक्षा प्रथम बच्चों की संख्या 100, आरक्षण कितना प्रतिशत? 25%। कुल कितने बच्चों को आरक्षण मिला? 25 को। दो 2011 में फिर कक्षा प्रथम आई, इसमें 120 बच्चे, 25% आरक्षण, 30 बच्चों को आरक्षण मिल गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कक्षा अब प्रथम जो है वो कक्षा द्वितीय है। जो प्रथम है वो क्या है? कक्षा द्वितीय है। और किसी कारणवश इन बच्चों की संख्या 80 हो गई, 80। तो याद रखें, यदि एक बार कक्षा प्रथम में आरक्षण दे दिया है 25%, तो संख्या चाहे कम हो, 80 हो, चाहे यहां संख्या 120 हो, लेकिन आरक्षण प्राप्त बच्चों की संख्या कितनी रहेगी? 25 ही रहेगी, जो पहली कक्षा में मिल गया। एक एग्जाम्पल और देखें। 2012 में कक्षा प्रथम फिर से नई क्लास बनेगी। कक्षा प्रथम में बच्चों की संख्या 160 हो गई, 25% आरक्षण, कुल 40 बच्चों को आरक्षण मिला। अब देखिए फिर बदलेगा काम। अब जो ये कक्षा है ये होगी कक्षा द्वितीय। ये कक्षा क्या हो गई? कक्षा द्वितीय। और इसमें थे कितने बच्चे? 120, और ये घटकर हो गए 100। तो अब आपके दिमाग में शक पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कक्षा प्रथम में मिल गया तो उसके बाद में बच्चों की संख्या चाहे घटे या बढ़े, लेकिन आरक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संख्या कितनी रहेगी? 30। और अब ये कक्षा द्वितीय थी, ये कक्षा किसमें बदल गई है? कक्षा तृतीय में। और इसमें 80 बच्चे थे या 120 थे, मैंने 80 का एग्जाम्पल लेके लिया था। और इसमें पहले 100 थे, फिर 80 हुए। अब तीसरी साल कक्षा 30 में 120 बच्चे हो गए, मतलब 20 बच्चे और बढ़ गए, 40 बच्चे और बढ़ गए। इसका मतलब देखो, जब घटा था तो हमने यहाँ कम नहीं किया, जब बढ़ा तो हम बढ़ाएंगे भी नहीं। तो आरक्षण कितनों को मिलेगा? 25 को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आरक्षण, देखो स्कूल की छात्र संख्या तो, कुल छात्र संख्या तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन जिस बच्चे को कक्षा 1 से आरक्षण पहली बार दे दिया गया तो अब वह 8 सालों तक आरक्षण लेगा। इसका मतलब ये है 2017 की बात करें 2010 से, तो ये पहली कक्षा 8 हो जाएगी। और कक्षा 8 में इन बच्चों को तो मिलेगा आरक्षण 25 को, लेकिन यहाँ चाहे संख्या घटे या बढ़े उससे कोई फर्क। तो देखो यहाँ विद्यालय की कुल छात्र संख्या तो क्या हो रही है? बढ़ भी रही है और घट भी रही है, लेकिन यहाँ संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं मैं दोस्तों, इस बात को आप देखिएगा एक बार कि मैं क्या कह रहा हूं।
धारा 12 में समस्त निजी शिक्षण संस्थानों को निर्धन वर्ग के बच्चों को अपनी कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का, याद रखिए मैं बार बार कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या बोल रहा हूं, ना कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या बोल रहा हूं। विशेष बात, एक बात, आरक्षण कक्षा 1 से 8 मिलेगा, आरक्षण 6 से 14 वर्ष के लिए मिलेगा, आरक्षण 8 वर्ष के लिए मिलेगा, विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर नहीं मिलेगा, विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर नहीं मिलेगा, लेकिन विद्यालय की कक्षा 1 की कुल छात्र संख्या पर मिलेगा। ये 4 शर्तें हो गई, इनका ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, जो विद्यालय LKG, UKG वह प्रेप एजुकेशन का, प्रिपरेशन तैयारी अवस्था का उपयोग करते हैं, तो आरक्षण 3 वर्ष से शुरू होकर कक्षा 1 से 5 कुल 8 वर्ष तक मिलेगा। देखो, LKG प्रथम कक्षा हो गई, UKG द्वितीय हो गई और प्रेप तृतीय कक्षा हो गई। 3 साल तो ये हो गए साहब, कुल 3 साल तो ये हो गए। उसके बाद में 5 साल ये हो गए, 5 साल ये हो गए, तो टोटल कितने साल हो गए? 8। तो 3 वर्ष से लेकर 8 साल के लिए, और टोटल 3 साल से 8 साल जोड़ो, 3 साल से कितने? 11 साल तक, 11 वर्ष तक, टोटल 8 वर्ष। 3 वर्ष से 11 वर्ष तक पहली शर्त। टोटल आरक्षण वही 8 साल का मिलेगा, कक्षा भी 8 हैं, 8 सालों तक मिलेगा, लेकिन 3 कक्षाएं जो जहां पर 6, 7 और 8 थी ना, वो यहां से हटकर किसमें चलेगी? LKG, UKG और प्रेप एजुकेशन होगी। जो निजी शिक्षण संस्थान इस धारा 12 के अनुसार क्या करते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षण करवाते हैं, उसके एवज में सरकार के द्वारा पूर्ण भरण राशि प्रदान की जाती है, और ये अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक होती है। 2.5 लाख रुपए तक प्रति कक्षा 25 बच्चों पर हो सकती है। अब आती है बात धारा 13 की। अगर धारा 13 की बात करें, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने के दौरान बच्चे से किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क या कोटेशन फीस नहीं ली जाएगी, अर्थात धारा 13 अधिनियम को पूर्णतः निःशुल्क बनाती है। तो निःशुल्क बनाने का अधिकार किसके पास में है? धारा 13। उसके बाद में धारा 14 की अगर बात करें, अगर किसी बालक के पास में दस्तावेज नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवश्यक दस्तावेज नहीं है, तो धारा 14 बालक को अधिकार देती है कि दस्तावेज के अभाव में बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये आपकी धारा 14। धारा अगर 15 की बात करें, धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि का उल्लेख है, जो 30 सितंबर अंतिम होगी। फिर भी परिस्थितिवश बालक को प्रवेश दिया जा सकता है, परिस्थितिवश बालक को प्रवेश दिया जा सकता है।
उसके बाद बात करते हैं अपनी धारा 16। धारा 16 किसी भी स्तर पर, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी स्तर पर बालक को रोका नहीं जाएगा, उसका अवरोधन नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा या अवरोधन नहीं किया जाएगा या फेल नहीं किया जाएगा। अर्थात बच्चे को अगले स्तर पर कर्मोन्नत किया जाएगा। इस पॉलिसी को नो डिटेंशन पॉलिसी के नाम से जाना गया है। आरटी एक्ट में दूसरा जो संशोधन हुआ 2017 में, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और ये राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है, राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। धारा 16 कक्षा 1 से 8 तक किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, अवरोधन नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, अर्थात बच्चे को अगली कक्षा में कर्मोन्नत किया ही जाएगा। इसे कहा गया नो डिटेंशन पॉलिसी। आरटी एक्ट के अंदर जो दूसरा संशोधन किया गया राज्यसभा के द्वारा, नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया जाता है और इसके साथ साथ ये राज्य व केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि अगर वो फेल करना चाहते हैं, अगर जो भी जिस भी स्तर पर अगर वह प्रशासनिक अधिकारी समझता है इस बच्चे को रोक दिया जाए तो वो रोक सकता है, और उसको लगता है कि नहीं इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाना चाहिए तो उसको आगे अगली कक्षा में प्रवेश दिया, फेल होने के बावजूद भी अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, कक्षा 8 तक, 9 के बाद नहीं। उसके बाद आती है धारा 17। बालक का शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा 18 की अगर बात करें तो धारा 18 के अंतर्गत जो विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानक को पूरा करता है, उसको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। धारा 19 के अनुसार और जो मानक पूरे ना करे तो संबंधित अधिकारी उस मान्यता को रद्द कर सकता है। धारा 20 विद्यालय के मानकों में बदलाव करने संबंधित समस्त अधिकार समुचित सरकार के पास हैं, समुचित सरकार के पास हैं।
तो विद्यालय, अगर सरकार को लगता है कि विद्यालय के किसी मानक को बदलना है तो मानक में परिवर्तन का जो प्रावधान का अधिकार है वो किसके पास में है? समुचित सरकार के पास में है। जो इलेक्टेड संबंधित सरकार है वो इस परिवर्तन को कर सकती है। उसके बाद आती है धारा 21। अगर धारा 21 की बात करें तो आपको जो पढ़नी है वो धारा 21 का पढ़नी है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में एक एसएमसी का गठन दिया गया है। एसएमसी में सदस्य संख्या 16 होती है। इस 16 सदस्यों में से 3/4 सदस्य, मतलब 75% सदस्य स्थानीय अभिभावक होंगे। स्थानीय अभिभावक होंगे। इन 75% सदस्यों में से इन 75% का 50%, मतलब 16 का 3/4 हो गया 12, और 12 का 50% हो गया 6 सदस्य महिला सदस्य होंगे। महिला सदस्य होंगे। और कुल एसएमसी का भी 50% सदस्य महिला सदस्य होंगे। कुल का तो 50% 8 सदस्य और अभिभावक सदस्यों का 50% 6 सदस्य। एसएमसी के सभी सदस्य, एसएमसी का जो सचिव होता है वो विद्यालय का एचएम होता है। एक सदस्य विद्यालय का एचएम होता है। एक निर्वाचित सदस्य होता है, निर्वाचित अध्यापक सदस्य। निर्वाचित अध्यापक सदस्य एक, टोटल 4 काउंट कर रहा हूं मैं। तीसरा सदस्य होता है छात्र प्रतिनिधि सदस्य। प्रतिनिधि सदस्य एक, जिसमें छात्रा को प्रधानता दी जाती है। छात्रा को प्रधानता। और निर्वाचित अध्यापक सदस्य में भी महिला अध्यापक को प्रधानता दी जाती है। तो एक ये और एक ये 2। उसके बाद 2 सदस्य, जिनमें से एक अभिभावकों में शामिल होगा, एक अभिभावक में शामिल होगा, और एक ग्रामीण विद्यालय प्रशासन में शामिल होगा। विद्यालय प्रशासन, तो विद्यालय प्रशासन में एक तो ये हो गया, 2, 3 और ये 4। तो टोटल विद्यालय प्रशासन के सदस्य कितने हो गए? 4। और 3/4 का मतलब 16 सदस्य क्या हो गए? तो 11 सदस्यों के अलावा एक ही जो अभिभावक सदस्य वो इन 12 सदस्यों में जुड़ेगा। तो टोटल 12 सदस्य तो हो गए किसके? स्थानीय अभिभावक सदस्य। बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, या ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, या जो उसका पालन पोषण कर सकते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सबको शामिल किया गया है अभिभावक सदस्यों में। उसके बाद एसएमसी का काम क्या है? अगर बात करें एसएमसी का मुख्य काम क्या है, तो विद्यालय की वार्षिक विकास योजना, वार्षिक विकास योजना का निर्माण करना। ये आपका धारा 21 का रहा। एसएमसी की आम सभा क्या है? तो एसएमसी की आम सभा के साथ में जो बैठक होती है वो वर्ष में 4 बार होती है। 4 बार। इसके साथ साथ 3 माह से 1 बार होती है। 3 माह से 1 बार होती है। मासिक बैठक की अगर बात की जाए
तो प्रत्येक माह एक होती है, प्रत्येक माह एक होती है और कुल 11 होती हैं। आम सभा की बैठक में 16 सदस्य, तो ये 16 सदस्य एसएमसी के व समस्त अभिभावक शामिल होंगे। मासिक बैठक में केवल एसएमसी के सदस्य बैठते हैं, एसएमसी के सदस्य बैठते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल धारा 21, ये वाला आप विशेष ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 21 3/4 सदस्य 75%, 75% का 50% सदस्य, कुल एसएमसी के 16 सदस्यों का 50% 8 महिला सदस्य। एक सचिव होता है जो विद्यालय का एचएम होता है, एक निर्वाचित अध्यापक सदस्य होता है जिसमें महिला को प्रधानता दी जाती है, एक सदस्य, एक छात्र प्रतिनिधि सदस्य, और एक सदस्य होता है विद्यालय प्रशासन के सदस्यों के रूप में जो गाँव का सम्मानित सदस्य होता है, वो वार्ड पंच हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वार्ड पंच हो। और इन 12 सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है किस पद पर? अध्यक्ष पद पर। जरूरी नहीं है कि गांव का सरपंच या कोई मनोनीत सदस्य अध्यक्ष पद हो, अध्यक्ष का पद निर्वाचन के माध्यम से होता है। तो ये होगी आपकी धारा 21 का। उसके बाद अगर बात करें धारा 22, धारा 22 के अंतर्गत एसएमसी ने जो वार्षिक विकास योजना बनाई है, वार्षिक विकास योजना बनाई है, उस वार्षिक विकास योजना की क्रियान्विति, वार्षिक विकास योजना की क्रियान्विति धारा 22 के अनुसार होती है। धारा 23 की अगर बात करें तो धारा 23 में शिक्षक के अधिकार, शिक्षक के अधिकार व योग्यताओं का वर्णन है, याद रखिएगा आप। धारा 24 की अगर बात करें तो शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है, शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। समय पर विद्यालय आएंगे, समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ में दलगत राजनीति को नहीं अपनाएंगे, किसी भी बच्चे के साथ में मानसिक ग्रंथि का निर्माण नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह का निर्माण नहीं करेंगे, रंग भेद के प्रति कोई अपनी पूर्व धारणा नहीं बनाएंगे, जाति विशेष के प्रति कोई पूर्व धारणा नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक नैतिक आदर्श का चारित्रिक गुण होता है एक शिक्षक में, उसका पालन करेंगे। ये सारे जो दायित्व हैं वो बताए गए हैं आपके शिक्षक के। उसके बाद में धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है, छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। 1 से 5 के लिए 40:1 है, 6 से 8 के लिए 35:1। धारा अगर 26 की बात करें तो धारा 26 के अंतर्गत 10% से अधिक 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। ये धारा 26। 22 के अंदर एसएमसी की वार्षिक विकास योजना की क्रियान्विति, 23 के अंदर शिक्षक के अधिकार योग्यताओं, 24 के अंदर शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख, 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात
और 26 के अंदर 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अब आती है धारा 27। धारा 27 के अंतर्गत शिक्षक तीन राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के अलावा केवल शिक्षण करवाएगा, केवल शिक्षण करवाएगा। ये बात कही गई धारा 27 में। एक तो राष्ट्रीय आपात, एक जनगणना, 2 और निर्वाचन संबंधी कार्य, चुनाव। ये 3 काम तो शिक्षक करेगा, उसके अलावा उसका मुख्य काम है शिक्षण का, तो वह क्या करवाएगा, शिक्षण का ही काम रखेगा। इसके अतिरिक्त धारा 28, कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या निजी शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा। धारा 29, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार दिए गए हैं। इसके अंदर डाइट, SIRT वह विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं का भी उल्लेख है, जैसे IASC आदि का उल्लेख किया गया है। ये विद्यालय प्रबंधन से संबंधित शब्दावलियां हैं। उसके बाद धारा 29 की अगर बात करें, धारा 29 हो गया, धारा 30 की बात करें, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। 2015-16 से कक्षा 8 के लिए जो परीक्षा आयोजित हो रही है, वो याद से ध्यान रखना आप, वो बोर्ड परीक्षा नहीं है भाई। इसका नाम प्रारंभिक स्तर पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है। प्रारंभिक स्तर पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है कि बच्चे ने कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ली है, प्रारंभिक स्तर पूर्णता पूर्ण कर ली है, उसके पास क्या है, प्रमाण पत्र है। तो ये विशेष याद रखिएगा पे कि 8वीं का जो नाम है, 8वीं कक्षा का जो नाम है, वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा नाम है, न कि 8वीं बोर्ड का नाम। उसके बाद बात करते हैं धारा 31 की, बालक की शिकायत के संबंध में। बालक की शिकायत के संबंध में शिकायत का प्रावधान। धारा अगर बालक की कोई शिकायत मिली है तो उस शिकायत का सत्यापन किया जाएगा, उस शिकायत का सत्यापन होगा, निदान किया जाएगा और निदान के साथ साथ उस शिकायत का उपचार किया जाएगा। धारा 33 की अगर बात करें तो धारा 33 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार परिषद नई दिल्ली का गठन किया गया है, जो बच्चे के
जितने भी अधिकार हैं उनका सुरक्षा प्रदान करेगी। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और ये आपकी कहाँ है? जयपुर में है। धारा 35 में अधिकारी वर्ग का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करने की संपूर्ण व्यवस्था करे, लागू करने की संपूर्ण व्यवस्था करे। धारा 36 में अगर कोई अधिकारी वर्ग अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ, उसके विरुद्ध अभियोजन दर्ज करने की, अभियोजन का मतलब है केस दर्ज करने की, अभियोजन दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई है, धारा 37 में अब मान लीजिए किसी अधिकारी के खिलाफ अभियोजन दर्ज हो गया, केस हो गया साहब, तो क्या करें? और मान लीजिए किसी ने झूठा ही केस कर दिया हो, तो सरकार उस अधिकारी के साथ इस बात के साथ रहती है कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया है या उसने ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह किया है और किसी ने झूठी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तो अधिकारी के साथ पक्षपात रहित या भेदभाव रहित उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब ईमानदारी से कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा, न कि उसके खिलाफ कोई मानसिक ग्रंथि या पूर्वाग्रह के साथ में कार्य किया जाएगा। धारा 38 की बात करें, धारा 38 के अनुसार इसके अंतर्गत सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते संपूर्ण अधिनियम में बदलाव कर सकती है। ये होगी धारा 38। कुल धाराएं 38। धारा 1 के अंतर्गत मैं आपको सारी धारा 1 पर दोबारा बता रहा हूँ। धारा प्रथम के अंतर्गत RTE एक्ट का विस्तृत उल्लेख दिया गया है। धारा 2 के अंतर्गत RTE एक्ट की शब्दावलियों का उल्लेख है। धारा 3 के अंतर्गत बालक को अधिकार दिया गया है कि समुचित सरकार ये व्यवस्था करेगी कि बालक को 1 से 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क मिलेगी और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बालक का होगा। धारा 4 इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाता है तो उस बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अभिभावक सदस्य, उसके साथ साथ विद्यालय प्रशासन के सदस्य समुचित एवं समन्वित रहते हुए ऐसा निर्णय लेंगे कि बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में दोबारा से लौटाया जा सके। धारा 5 के अंतर्गत यदि कोई बालक अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे सरकारी विद्यालय में जाता है तो उसके सारे अधिकारों का स्थानांतरण भी उस विद्यालय स्थानांतरण के साथ ही हो जाएगा। धारा 6 के अनुसार, धारा 6 ये कहती है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय की स्थापना करे। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 से 5 तक के विद्यालय 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर की दूरी और 1 से लेकर 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर की दूरी के मध्य व्यवस्थित किए जाएंगे।
धारा 7 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों का वित्तीय अनुपात दर्शाया गया है जो कि 60:40 है। धारा 8 के अंदर केंद्र सरकार के समस्त अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। धारा 9 के अंतर्गत राज्य या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है और धारा 10 के अंतर्गत माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। धारा 11 में आंगनबाड़ी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का 1 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को संपूर्ण पृष्ठ पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। धारा 12 के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। धारा 13 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संपूर्ण अधिनियम निःशुल्क होगा, जिसमें बच्चे से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, न प्रवेश शुल्क, न शिक्षण शुल्क, न कोई किसी प्रकार का कोटेशन शुल्क। धारा 14 के अंतर्गत बालक से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। प्रवेश के समय अगर बालक किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लेके आता है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। 15 के अंतर्गत प्रवेश की अंतिम तिथि का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत बालक को प्रवेश अगर समय निकल भी गया है तो भी उसको इसमें एक निश्चित प्रावधान किया गया है कि आपको 30 सितंबर तक प्रवेश लेना। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हुआ है तो बच्चे को ये अधिकार है कि वह 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश ले सकता है। धारा 16 के अंतर्गत बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव नहीं किया जाएगा, उसको फेल नहीं किया जाएगा, मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी को पालन किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत बालक का शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा 18 के अंतर्गत बालक विद्यालय के मानकों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई विद्यालय संगठन विद्यालय के उन मानकों को पूरा करता है, स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, तो उस विद्यालय को क्या दी जाए, अनुमति दी जाए, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। और अगर 19 के अंतर्गत क्या हो रहा है कि यदि कोई विद्यालय संगठन मानकों को पूरा नहीं करता है, सरकार ने कोई मानक बदल दिया और वो मानक परिवर्तित मानक को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। धारा 20 के अंतर्गत समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग को यह अधिकार है कि वह विद्यालय के मानकों में परिवर्तन कर सकता है। धारा 21 के में एसएमसी का जिक्र है। धारा 22 के अंदर विद्यालय की वार्षिक विकास योजना की क्रियान्विति का वर्णन है। धारा 23 के अंदर विद्यालय के शिक्षकों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख शिक्षक के अधिकार एवं योग्यताओं का उल्लेख है। और धारा 24 के अंतर्गत शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक 40:1 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 35:1 का वर्णन किया गया है। धारा 26 में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। धारा 27 के अंदर किसी भी शिक्षक को शिक्षण के अतिरिक्त केवल 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्य करना पड़ेंगे: जनगणना, निर्वाचन और उसके साथ साथ आपका राष्ट्रीय आपदा के समय। धारा 28 में कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण। धारा 30 के अंतर्गत किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, बालक को बोर्ड परीक्षा से नहीं गुजारा जाएगा। धारा 31 के अंदर शिकायत की प्राप्ति है। 32 के अंदर शिकायत का सत्यापन, निदान और उपचार शामिल है। 33 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। 34 के अंदर राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। उसके साथ साथ 35 के अंदर ये संपूर्ण सरकार के प्राधिकारी वर्ग का दायित्व है कि वो संपूर्ण अधिनियम को लागू करने की व्यवस्था करें। 36 के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी वर्ग अपने दायित्वों का निर्वाह सही तरीके से नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन धारा 37 ये कहती है कि अगर उस पर झूठा आरोप लगाया गया है या किसी दुर्भावनापूर्ण कोई केस दर्ज किया गया है तो उसके साथ ईमानदारी से न्याय किया जाएगा। और धारा 38 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समुचित सरकार या केंद्र के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अपने संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान स्वयं के पास सुरक्षित रखती है। तो ये कुल हो गई आपकी 38 धाराएं। ऐसे ही आपको याद करनी है जैसे मैंने आपको अभी बताई हैं। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अभी इस बार ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी धाराओं से ही पूछे गए हैं। अब बात आती है आपकी लास्ट कंटेंट की। जो अंतिम कंटेंट बचा है वो आपका आएगा अनुसूची का। जी, तो अंत में पढ़ते हैं अनुसूची। अनुसूची की संख्या कितनी है? 1। इसके अंतर्गत एक तो दिया गया है, पहली विषय वस्तु पढ़ते हैं। प्रथम बिंदु क्या दे रखा है? एक तो दिया गया है शिक्षण दिवस
शैक्षणिक घंटे व प्रतिदिन शिक्षण कार्य, प्रतिदिन शिक्षण कार्य। कक्षा 1 से 5 के लिए मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए 200 दिन, शिक्षण घंटे 800, 4 घंटे पर डे शिक्षण कार्य होगा। यूपीएस के लिए 220 दिन, 1000 घंटे और 4 घंटे 30 मिनट पर डे शिक्षण कार्य होगा। यहाँ पर नोट डाल लेना अपनी नोटबुक में कि एक शिक्षक को कुल 45 घंटे, एक शिक्षक को 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य है प्रति शिक्षण सप्ताह में, प्रति शिक्षण सप्ताह में। इसमें उसका तैयारी अवकाश शामिल है, इसमें उसका तैयारी अवकाश शामिल है।